नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, इससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है जीएस थर्ड पेपर का और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले ये बात समझिए कि प्रश्न को कैसे लिखना है। आप लोगों को पैराग्राफ्स में लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ्स में लिखना है और 2 पैराग्राफ्स में जुड़ाव होना चाहिए। और जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है और कंक्लूजन पार्ट है, तीनों में आप कोटेशन का, डेटा का, चार्ट का, ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे हो क्या कि चीज़ें आपकी छोटी हो जाएंगी और शब्द कम यूज़ होंगे आपके, ठीक है। तो प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है। डिजिटल भारत कार्यक्रम जो है, डिजिटल भारत कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है और सरकार ने इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए हैं। तो पहली बार तो ये बताना है आपको अच्छी तरीके से कि आय और उत्पादकता में, मतलब जो आय और उत्पादकता है उसको बढ़ाने में डिजिटल भारत जो कार्यक्रम है किस प्रकार लाभकारी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए कि डिजिटल इंडिया की जो बात कही जा रही है, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है दोस्तों कि सशक्त जो हमारे समाज है उसको डिजिटली सशक्त बनाना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, ठीक है। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, तो सारी चीज़ों में, वो चाहे शासन हो, प्रशासन हो या लोक सेवाएं हों, जितनी भी सर्विसेज होती हैं पब्लिक की, तो उनको क्या है, उनके लिए एक डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना और जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाना। अब बहुत समय पहले या अभी 10-15 साल 20 साल पहले आप लोग भी जानते हैं कि मोबाइल उतना चलन में नहीं था। मोबाइल बहुत कम ही लोगों के पास में होता था। लेकिन अब क्या है, इधर अब गांव में भी बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल, टैबलेट, ये सारी चीज़ें और इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है। तो ये क्या है, जो भारत है, भारत में जितने लोग हैं उन लोगों को डिजिटली साक्षर बनाना, ठीक है, डिजिटल के बारे में जानकारी देना और किस तरीके से वो डिजिटल, मतलब जो डिजिटलीकरण है तो उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आई, सबसे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ में आपने बताया कि डिजिटल इंडिया क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब आगे की क्या बात है कि ये कृषि जो है, कृषि में जो उत्पादकता है और आय में बढ़ाने की किस प्रकार किसानों की सहायता कर सकता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देख लीजिए कि कृषि क्षेत्र में जो उत्पादकता और आय है उसमें बढ़ाने में किस प्रकार यह जानकारी देगा या किस तरीके से यह लाभकारी होगा, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसानों को जानकारी कम होती है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में भी, और कृषकों को बहुत ही कम जानकारी होती है, जानकारी मिल भी नहीं पाती। अगर उनको कोई जानकारी चाहिए तो एक फिज़िकली पहुंचकर उनको एक जो कृषि केंद्र होते हैं उनमें जाना होता है। तो अब क्या है, डिजिटलीकरण से क्या होगा कि सारी चीज़ें उनको जानकारी जो भी होगी, ठीक है, तो कृषि की आधुनिक तकनीकों की जानकारी वो उनको मोबाइल पर ही मिल जाएगी या टैबलेट या कंप्यूटर पर ही मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा, वो जो परंपरागत कृषि करते थे जिसमें उर्वरक की मात्रा बहुत ज़्यादा डालते थे, तो ये परिवर्तन एक होगा और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, तो अपनी उत्पादकता, जो खेत की उत्पादकता है, कृषि की उत्पादकता है, उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समय पर सारी चीज़ें उनको मोबाइल के माध्यम से या और इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से उनको मिल जाएंगी। अब और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल एग्रीकल्चर, मोबाइल मार्केट और मोबाइल आधारित सेवाओं जितनी भी हैं वो किसानों तक पहुंचाना, ठीक है। तो जितनी भी, जैसे मोबाइल एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं तो वो आपकी कोई भी जानकारी है तो वो मोबाइल के माध्यम से मिल जाए। मोबाइल मार्केट का मतलब ये हो गया कि मार्केट की जानकारी की कितनी दूर में कौन कौन सी मार्केट है, क्या है, तो ये
और मोबाइल आधारित सेवाएं, कि मोबाइल के आधारित सेवाएं सरकार के माध्यम से या और किसी के माध्यम से, जैसे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी किसानों को शिक्षित करती हैं, तो वो भी मोबाइल के आधारित सेवाएं अपना दे सकती हैं इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है। छोटे हमारे यहाँ है क्या इंडिया में कि छोटे एवं सीमांत किसानों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई है। आप सोच के देखिए कि एक छोटा सा किसान अपना एक कोई फसल उगाता है, अब बीच में बिचौलिए ये कम दाम पर खरीदते हैं। कम दाम पर खरीदने के बाद ये मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बिचौलिए जो होते हैं, बिचौलिए ये मार्केट में बेचते हैं जाके और अच्छे दामों पर बेचते हैं। ठीक है। तो ये लाभ इनको, बिचौलियों को लाभ होता है, लेकिन जो एक्चुअल किसान है, जो मेहनत करता है, उसको कहीं से इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। और कृषि की उत्पादकता को अगर अच्छा करना है तो जो छोटे और सीमांत किसान हैं इनको हर तरीके से जानकारी और इनके लिए जागरूकता फैलानी होगी इनके बीच में। ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो कॉल सेंटर हैं, कॉल सेंटर के माध्यम से, सूचना केंद्रों के माध्यम से, तो वहाँ जो सूचना केंद्र हैं, कॉल सेंटर हैं, ये समय समय पर मैसेजिंग देते रहें, मैसेज के माध्यम से या कॉल्स के माध्यम से। तो इनसे क्या होगा कि आधुनिक खेती से संबंधित जितनी भी हों चीज़ें हैं उनको प्रोत्साहित करना, और जो किसान भाई लोग जितने भी हैं तो सभी लोगों को उर्वरकों का बोझ कम करने का मतलब यह है कि उनको परंपरागत कृषि, जो एक जैविक कृषि होती है, उसको बढ़ावा देना और उसके बारे में जानकारी प्रदान करना कि किस तरीके से आप तकनीकी का उपयोग करके आप कम उर्वरक में चीज़ों को अच्छी फसल आप पा सकते हैं। ठीक है। और क्या है कि जैसे सिंचाई की पद्धतियाँ जितनी भी हैं उनको अच्छी तरीके से यूज़ करना, जिससे जल संरक्षण भी हो सके और कृषि में जो सिंचाई का जो पानी अधिकतर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है तो वो कम हो सके। ठीक है। और क्या हो सकता है डिजिटलीकरण के माध्यम से, कि डिजिटलीकरण जो है कार्यक्रम है तो वह किसानों को किस प्रकार लाभकारी होगा, किस प्रकार सहायता कर सकता है। तो मौसम की सटीक जानकारी दे सकता है ऑनलाइन, अगर कोई भी मौसम जाड़ा या गर्मी आने वाली है, बरसात आने वाली है या पाला गिरने वाला है जिससे फसलों को नुकसान होता है। ठीक है। तो अगर फसलों को नुकसान कम होगा तो किसान की लागत कम हो जाएगी, उसके पास पैसा आएगा, उसकी सामाजिक स्थिति सही होगी, उसकी आर्थिक स्थिति भी सही हो जाएगी और वह देश की जीडीपी में योगदान भी कर पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं? कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आय बढ़ाने के उपाय बताए गए। ठीक है। जो पहला पार्ट था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है कि सरकार ने इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए, तो उनके कुछ कदम को भी आपको बताना है। तो सरकार के कुछ कदम उठाए गए हैं कि जैसे एक एग्री मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है। तो एग्री मार्केट ऐप लॉन्च मतलब ये जो किया गया है ऐप, तो इसके ऐप के माध्यम से ये पता लगेगा कि आपके, जैसे मान लीजिए ये आपका गाँव है या कोई विलेज है, तो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी तक की, 50 किलोमीटर की दूरी में चारों तरफ जो भी मार्केट होगी तो उसमें क्या चीज़ें चल रही हैं, वहाँ कौन सी फसल के क्या दाम चल रहे हैं या दिए जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी कहाँ पर मिलेगी? इस एग्री मार्केट ऐप के माध्यम से किसानों को उपलब्ध हो जाएगी। और जहाँ भी रेट अच्छे होंगे ये किसान भाई वहाँ पर अपना सामान या फसल जो भी है तो उसको वहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक है। अगला कौन सा कदम है? तो फसल बीमा योजना। तो फसल बीमा योजना जो है फसलों की बीमा योजना करती है और इसमें कुछ सब्सिडी दी जाती है, जैसे फसल खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो उसके लिए बीमा किया जाता है सरकार की तरफ से। और क्या तीसरी चीज़ सरकार की तरफ से उठाया गया है किसानों की बेहतरी के लिए? तो ई-नैम है। ठीक है। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार इसको बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। अब इसमें होता क्या है, यह एक बाज़ार उपलब्ध कराएगा एक राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब ट्रेडिंग वो नहीं करेंगे, वो भाई वहाँ पर खरीद बिक्री कर सकते हैं और उनको एक प्लेस उपलब्ध कराया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो छोटे किसान भाई हैं या जिनको दाम अच्छा नहीं मिल पाता किसानों को, तो किसानों को अच्छा एक दाम मिलेगा और दाम मिलने के बाद उनकी भी आर्थिक स्थिति सही होगी और जो बिचौलिए थे इनका
सफाया हो जाएगा। ठीक है, इनकी संख्या कम होगी उस मार्केट में। ठीक है, और कौन सा चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट है आपका किसान सुविधा ऐप। तो कुछ किसान सुविधा ऐप क्या कार्य करता है? किसान सुविधा ऐप ऐसा कार्य करता है कि जैसे मौसम की जानकारी देता है, बीजों की जानकारी देता है, कौन सा बीज प्रयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उर्वरकों की जानकारी देता है कि कितनी मात्रा में आपको कौन सा उर्वरक यूज़ करना है, और किसानों में जो जागरूकता है उसको फैलाता है। अगला क्या है? पांचवा पॉइंट क्या है? पूसा कृषि ऐप। तो पूसा कृषि ऐप के माध्यम से भी कृषि की जानकारी दी जाती है, और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया है। तो यह सरकार के द्वारा कुछ उठाए गए कदम है, और आप लोगों को 200 वर्ड में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और निष्कर्ष के रूप में आपको लास्ट में क्या लिखना है कि जैसे और भी सरकार की तरफ से कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा की जांच करना, ठीक है, मोबाइल किसान पोर्टल, और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम। तो ये अभियान जो समय समय पर चलते रहते हैं, तो ये किसानों की बेहतरी के लिए चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से। ठीक है, और भी कोई चीज़ें हों तो उनको भी आप लोग, जैसे मैंने इतने पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए, अब कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, तो उनको आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें, और एक अच्छा सा उत्तर लिख सकते हैं। और एग्रीकल्चर से संबंधित या किसानों से संबंधित अगर आपको कोई कोटेशन याद आती है या कोई गीत के बोल याद आते हैं, एक दो लाइन, तो उसको आप लोग कोट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखिए इस प्रश्न को, और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करना है, जिसको मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को जो भी प्रश्न आते हैं तो मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो वहां से आप लोग दूसरों के उत्तर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। जो लोग भी 300 350 प्रश्न प्रति माह करना चाहते हैं, और ज़बरदस्त तैयारी 17 जून से जो पीसीएस मेंस का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो उसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अच्छे से इसमें और अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दिए तो मैं पूरी डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, और जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो लोग अच्छी तरीके से राइटिंग करना चाहते हैं, वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें, अन्यथा जिसको औपचारिकता निभानी हो तो उसको बिल्कुल ना ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। जीएस का 4th पेपर का क्वेश्चन है, और प्रश्न संख्या 57 है। 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिए। शक्ति, शांति, सुरक्षा यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार माने जाते हैं। स्पष्ट कीजिए। यह जो प्रश्न है जीएस 4th पेपर आईएएस मेंस में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईएएस मेंस में पूछा गया है, 4th पेपर में पूछा गया था। तो अब बात करते हैं कि सैन्य शक्ति। देखिए, जो एक सैन्य शक्ति होती है, वो सैन्य शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अभी तक आधार मानी जाती थी, लेकिन चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। प्रत्येक देश की अपनी जो राष्ट्रीय हित हैं वो अब बदल रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं, लेकिन जो एक शक्ति होती है जिसको माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार मानी जाती है, अब ये चीज़ें, इनका स्वरूप बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। तो वहाँ पर वर्तमान में क्या हो रहा है कि नैतिक शक्ति, जिसको बोलते हैं मृदु शक्ति या सॉफ्ट पावर बोलते हैं, तो इसका चलन आज के वैश्विक परिदृश्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो मानी जाती है वो राष्ट्रीय हित की मानी जाती है, नेशनल इंटरेस्ट की मानी जाती है। जो भी कार्य, जो भी संबंध बनाए जाते हैं वो राष्ट्रीय हितों को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। अगर राष्ट्रीय हित के लिए अच्छा है तो वो कार्य किया जाएगा, अगर राष्ट्रीय हित के लिए नहीं अच्छा है तो वह कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और प्रत्येक देश के लिए, दुनिया में प्रत्येक देश के लिए, कोई भी देश हो, सबके नेशनल इंटरेस्ट अपने भौगोलिक परिस्थिति, जो भी उसकी देश के स्ट्रक्चर है, लोग हैं, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उनको देखकर परिवर्तित होते हैं।
जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है और जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है और जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसको देखते हुए ही उस देश की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो निर्धारित होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया किसी से भी संबंध बनाता है तो उसके नेशनल इंटरेस्ट जो होंगे वो सबसे पहले होंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होंगे उनमें सबसे पहला जो बातचीत होगी, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होगा वो राष्ट्रीय हित होता है, ठीक है। अब सैन्य शक्ति हमारे यहाँ मानी जाती है कि जैसे यूएसए में सैन्य शक्ति बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में जो टॉप पे मानी जाती है, और सैन्य शक्ति को अब आधार न मानकर अब देशों के बीच में जो संबंध बन रहे हैं वो आर्थिक रूप से बन रहे हैं, आर्थिक हो गए और आपके सांस्कृतिक हो गए, और विश्व में जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें शांति और सुरक्षा का महत्व बहुत ही ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं किस टाइप के होते हैं, बहुपक्षीय हो सकते हैं, कि जैसे इंडिया रिलेशन जो बना रहा है भूटान के साथ भी बना रहा है और श्रीलंका के साथ भी बना रहा है, नेपाल के साथ भी बना रहा है, रूस के साथ भी बना रहा है। तो क्या है, जब बहुत सारे पक्ष मिले तो उसे बहुपक्षीय संबंध कहते हैं। द्विपक्षीय का मतलब हो गया कि दो देशों के बीच का संबंध, जैसे भारत और यूएसए, अमेरिका, भारत, रूस, तो ये क्या है, द्विपक्षीय संबंध है। और इस समय जो भारत की शक्ति है वो सॉफ्ट पावर के बीच, जो सॉफ्ट पावर है उसके रूप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर कर आ रही है। भारत जो है सॉफ्ट पावर के रूप में अब वैश्विक परिदृश्य में जाना जाने लगा है, ठीक है। अब इसको नैतिक शक्ति के कुछ मानदंड हैं उनको भी देख लेते हैं कि ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, कि जैसे शांति और सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि जैसे हम भी रहेंगे और आप भी रहें, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, अब ये कहीं प्लेस पर रहते हैं या इनकी जो टेरिटरी है या क्षेत्र है वो अलग अलग है, या दो देश मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए यह रूस है और ये यूएसए है, तो सह अस्तित्व का मतलब दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर रहेंगे और दोनों लोग मिलजुल कर रहेंगे, ना हम आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप करेंगे ना आप हमारे ऊपर कोई हस्तक्षेप करेंगे। तो ये क्या है, अहस्तक्षेप की नीति जो कि भारत के द्वारा अपनाई जाती है। और क्या है, सहयोग, सहयोग का मतलब होगा कॉपरेशन, दो लोगों के बीच में, जैसे दो देशों के बीच में कोई भी सहयोग होता है, किसी टाइप का भी सहयोग हो सकता है, वो आर्थिक हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है या सांस्कृतिक हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का सहयोग हो सकता है। शांतिपूर्ण स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि दो देश जो आयुध भंडार है या जो न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट हैं, जो न्यूक्लियर हथियार हैं, तो उनका उपयोग नहीं करेगा। शांतिपूर्ण दोनों लोग, दोनों देश या सभी देश, जितने भी देश हैं दुनिया में, तो सभी देश बिल्कुल एक शांतिपूर्ण स्थायित्व की बात करेंगे और शांतिपूर्ण रूप से अपना जीवन यापन सभी देश एक दूसरे के साथ में शांतिपूर्ण की भावना को विकसित होने देंगे, ठीक है। और क्या है, समानता, कि जैसे कोई देश ये नहीं लगना चाहिए कि वो बड़ा है ये छोटा है, हम विकसित हो चुके हैं या अभी ये विकासशील है, तो ये क्या है, समानता की भावना लोगों के अंदर जो होनी चाहिए वो समानता की भावना होनी चाहिए। अब भारत क्या है, भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर रहा है, ठीक है। जैसे भारत के सांस्कृतिक चीज़ें हैं और आर्थिक चीज़ें हैं, जब जैसे हमारे आर्थिक संबंध जो हैं वो हमारे ईरान के साथ में भी हैं और अफ़गानिस्तान के साथ में भी हैं और यूएसए के साथ में भी हैं और उधर रशिया के साथ में भी हैं, फ्रांस के साथ में भी। तो ये जो हमारी देश की सॉफ्ट पावर है, सांस्कृतिक चीज़ें, ठीक है, कि जैसे अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगा, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, हमारी भारतीय संस्कृति जो सनातन परंपरा है या संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है अलग अलग देशों में, वो चाहे फिजी देश हो या मॉरिशस हो या आपका सिंगापुर हो, सभी देशों में भारतीय संस्कृति का लोहा अब लिया जा रहा है।
ठीक है। तो भारत क्या है, उभरता हुआ अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर रहा है। आर्थिक रूप से शक्ति तो अब धीरे धीरे भारतवर्ष बन ही रहा है, भारत देश हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब बात करते हैं, ठीक है। और क्या है, शांति एवं सुरक्षा की अवधारणा जो है, देखिए शांति और सुरक्षा की अवधारणा जो है बहुत बड़ी है। देश के लिए शांति सुरक्षा की जो बात कही जाती है वो बहुत ही व्यापक अवधारणा है। अब इस व्यापक अवधारणा की, जैसे देश है, देश कोई एक इसका क्षेत्र है, उसमें शांति भी होनी चाहिए और सुरक्षा जो इसकी सीमाएं हैं सभी रूप से, जल थल वायु सभी रूप से कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो पाए, कोई अटैक ना कर दे। तो हर तरीके से हमें अपने देश को शांति एवं सुरक्षा देनी होती है। कोई भी जो भी सरकार होती है, सत्तावादी सरकार, तो वो देती है पूरी की पूरी चीज़ें, ठीक है। शांति एवं सुरक्षा अपने अपने देश के लोग करते हैं। अब यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा जो शांति एवं सुरक्षा की अवधारणा है, यह अब व्यापक रूप में आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ नए मुद्दे भी इस समय आ रहे हैं कि जैसे आतंकवाद है, पर्यावरण संकट है। तो ये चीज़ें भाई सभी देशों के ऊपर जाएंगी, सभी देश इससे प्रभावित होंगे और हो ही रहे हैं वर्तमान में। आतंकवाद से भारत भी प्रभावित है, पर्यावरण संकट भारत में भी है और पर्यावरण संकट विश्व के ऊपर भी है, पूरा का पूरा विश्व के ऊपर पर्यावरण संकट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी शक्ति शांति एवं सुरक्षा है, ये तीनों के तीनों आधार स्तंभ माने जाते हैं। आप लोगों को स्पष्ट करना था, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को लिखना है और निष्कर्ष में क्या करना है कि शांति सुरक्षा एवं स्थायित्व संपूर्ण विश्व में लाने की आवश्यकता है। और जो देश हैं, देशों के बीच में जो संबंध हैं, संबंधों को जो वरीयता देनी चाहिए वो सॉफ्ट पावर के रूप में देनी चाहिए, ना कि हार्ड पावर के रूप में, ठीक है। हार्ड पावर का मतलब ये हो गया कि आप जो सैन्य शक्ति के आधार पर जो आकलन किया जाता है उसको हम हार्ड पावर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है, सारी चीज़ें निष्कर्ष के रूप में आप अच्छे से बता सकते हैं। इसको डिटेल में आप लोगों को थोड़ा सा 2-4 लाइनें 6 लाइनें आप लोगों को अच्छे से देनी है और कुछ कोटेशन अगर आप लोगों को मिल जाती है तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग एक बेहतरीन उत्तर आप लोग लिखिए, कुछ फैक्ट्स और कुछ डेटा आप लोग अगर डालना चाहते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई केस स्टडी आपको याद आती है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। लिखने के बाद आप डालने के बाद और सारे फैक्ट्स आपने डालने और डालने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना उत्तर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। और बेहतरीन उत्तर आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पीसीएस मेंस की डेट आ चुकी है, 17 जून से स्टार्ट होगा, 17 जून 2019 से, ध्यान रखिएगा 2019 से। और व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी प्रदान की जा रही हैं कि जैसे ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और 4 क्वेश्चन की, जैसे यूट्यूब पर 2 क्वेश्चन की होती है तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन की डेली ड्राफ्टिंग मिल रही है। टॉपिक वाइज नोट्स अब डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिंदी और एस्से की जो चीज़ें हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अधिक जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डिटेल देख सकते हैं। चलिए ठीक है, लिखते रहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।